Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to continue life processes. तो life processes का ये थर्ड वीडियो है. फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ द न्यूट्रिशंस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस. सेकेंड वीडियो में हमने कंप्लीट किया था कि न्यूट्रिशंस हमको किस तरीके से मिलता है इन प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल ऑल्सो. तो यहाँ पे कंप्लीट हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर किया था. अब आगे यहाँ पे पार्ट थर्ड में अब हम लेते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड द एनिमल ऑल्सो. यहाँ पे डिटेल में ह्यूमन बीइंग्स का भी हम लेकर के चलेंगे. तो स्टार्ट करते हैं कि अब अपन को देखना है रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन होता क्या है. रेस्पिरेशन एक वर्ड और सुना होगा आप लोगों ने, ब्रीथिंग. तो अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज द ब्रीथिंग, दोनों चीजें हमें सेम लगती हैं. मीन्स ऐसा लगता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग विल बी द सेम. तो यहाँ पे ये बता दें कि जब हम डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे, बोथ आर द डिफरेंट प्रोसेस. ब्रीथिंग यहाँ पे बिल्कुल अलग है और रेस्पिरेशन बिल्कुल अलग है. ब्रीथिंग इज अ फिजिकल फिनोमिना, दैट मीन्स हम इसमें ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं. दैट इज द फिजिकल फिनोमिना दैट वी कॉल द ब्रीथिंग. देन द रेस्पिरेशन, व्हाट इज द रेस्पिरेशन. अब हमें ये पता है कि हमें जो हम न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, प्लांट अपना खुद बनाते हैं और एनिमल और ह्यूमन बींग्स हैं हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. तो ये हो गया न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन से फॉर एग्जाम्पल इन फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट हमने लिया. कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर सिंपल फॉर्म पे चेंज होता है C6H12O6. तो अब ये ग्लूकोज डायरेक्ट एनर्जी हमें नहीं देता, इस ग्लूकोज को भी ब्रेक करने की नीड होती है. तो इनसाइड द सेल व्हेन दिस ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है इसका, इन इट चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर मॉलिक्यूल. तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में चेंज होता है, along with these components we get also the energy. एनर्जी हमको यहाँ पे मिलती है. ये एनर्जी हमको मिलती है इन फॉर्म ऑफ द एटीपी. एटीपी के फॉर्म पे ये एनर्जी हमको मिलती है और इसी एनर्जी को हम यूज करते हैं अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए. अब यहाँ पे ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, अब यहाँ पे रेस्पिरेशन हमें ये पता है, ब्रीथिंग देख लिया हमने कि इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, और हमने देख लिया रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मीन्स ये इंटरसेलुलर फिनोमिना है. रेस्पिरेशन इज द इनर सेलुलर फिनोमिना और ये ब्रीथिंग क्या है, आउटर सेलुलर फिनोमिना हम इसे बोल सकते हैं. तो अब यहाँ पे देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. अभी अपन ने बात किया कि रेस्पिरेशन इज द सेलुलर फिनोमिना, मीन्स सेल के अंदर कंप्लीट होती है. तो ये देख लेते हैं प्लांट क्या करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे ट्रैप द सनलाइट इनसाइड द सेल. अब अपन क्या करेंगे, सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर यहाँ पे है क्लोरोप्लास्ट. तो ये किस पे काम करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में. तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल. इन प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल ये क्या करेंगे, इस ग्लूकोज को तोड़ते हैं और किस में बनते हैं, दो पायरुवेट बनते हैं. दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं एंड ईच पायरुवेट हैविंग द 3 कार्बन. अब हमने देखा कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन. ग्लूकोज हैविंग द 6 नंबर ऑफ कार्बन एंड पायरुवेट हैविंग द 3 नंबर ऑफ कार्बन. यहाँ पे ब्रेक होता है. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हो गया हमारा ग्लूकोज और यहाँ पे ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करेगा, अपने आप को ब्रेक करेगा. ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हमको प्लांट में क्या मिलता है, ऑक्सीजन, और अलोंग विथ ऑक्सीजन क्या बन रहा है, हमको ग्लूकोज बन रहा है. तो प्लांट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड लिया और क्या लिया, साथ में वाटर लिया. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों को लिया और दोनों ब्रेक होकर के क्या बना रहे हैं, यहाँ पे बनाएंगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमको मिलता है. तो ये हो गया प्लांट में, मीन्स ये हमें मिला, यहाँ से ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से आया वाटर और ये चेंज हुआ ग्लूकोज में और किस में चेंज हुआ,
ऑक्सीजन में। तो ये हो गए सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट यूज ऑक्सीजन, तो इन्हें हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड सम ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन ओनली, दे कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन। इस टाइप की रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। An organism uses the various method for producing energy. अब जो एटीपी अभी हमने देखा कि एटीपी हमको मिलती है, उस एटीपी का हम यूज क्या करते हैं? All processes involve breakdown of glucose into the 3 carbon molecules called pyruvic acid, and this process take place in cytoplasm. अभी हमने देखा कि कहाँ पे होती है ये? साइटोप्लाज्म में होती है। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं। अभी हमने देखा कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो उसके लिए है ईस्ट लाइक ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे आर एबल टू कंप्लीट देयर रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है कि हमारा जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज मीन C6H12O6, ये हमारा ब्रेक होगा और हमको मिलेगा 2 मॉलिक्यूल हमको मिलते हैं C2H5OH मीन्स एथाइल अल्कोहल, इसे हम एथेनॉल भी बोलते हैं। और अलोंग विद दिस वी गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और इसके साथ साथ हमको मिलती है ATP। लेकिन यहाँ पे ATP के केवल 2 मॉलिक्यूल ही निकलते हैं, 2 नंबर ऑफ ATP। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी जो है हमको लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। अब अपन देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन मींस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अब अपन चेक करते हैं ये प्रोसेस किस तरीके से होती है। द पायरुवेट ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। पायरुवेट तक तो चाहे वो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हो एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में पायरुवेट बनते हैं। पायरुवेट की आगे की प्रोसेस है कि यहाँ पे पायरुवेट के बाद वहां पे इथाइल अल्कोहल बनने लगता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस दी और हमको मिला 6 नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 नंबर ऑफ वाटर। यहाँ पे एटीपी मिलेंगे हमको 36 ATP, मीन ज्यादा अमाउंट में हमको एनर्जी मिलती है। द एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज 36 ATP molecules as energy, while anaerobic respiration releases only 2 ATP, मीन्स लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वहां पे। अब अपन चेक कर लेते हैं कि सपोज हम कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, वी आर डूइंग द कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे बॉडी पे क्रम्प आने लगते हैं, हमारे पैरों पे क्रम्प आने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग करते करते क्या होते हैं, हमारे बॉडी के पार्ट पे क्रम्प आने लगते हैं। तो ये क्रम्प क्यों आते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लैक्टिक एसिड। क्योंकि यहाँ पे अब जब हम दौड़ रहे हैं या हम कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हमारे बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है। तो उस कंडीशन पे हमारे बॉडी पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ना बन के यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनने लगता है और ये लैक्टिक एसिड रीजन होता है इन क्रम्प का। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ये एटीपी हमारी 36 एटीपी हमने रिलीज करी, वो 36 एटीपी वी आर यूजिंग फॉर द एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल चाहे हम साइकिल चला रहे हों, चाहे हम स्लीपिंग कर रहे हों तो भी हमें एनर्जी की नीड होती है, रीडिंग राइटिंग पढ़ रहे हों तो उसमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होती है जो कि अभी हम कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हमको ये एटीपी ही हमारे बॉडी पे वर्क कर रहे हैं जो हम ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब एटीपी समझ लेते हैं कि क्या होता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फास्फेट केमिस्ट्री में हमें पता है कि फास्फेट का सिंबल होता है पी, तो पी पे ट्राइफॉस्फेट मीन्स 3 फास्फेट यहाँ पे लगे हुए होते हैं इस एडिनोसिन ग्रुप में थ्रू द राइबोज शुगर। यहाँ पे 3 फास्फेट यहाँ पे अटैच होते हैं, इसी को हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पे द एरोबिक ऑर्गेनिज्म इंश्योर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ
ऑक्सीजन। जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है उनको क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की नीड होती है अपने रिस्पिरेशन को कंडक्ट करने के लिए। सो हायर एनिमल हैव द रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो, उनमें क्या होता है, पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है जो कि जिसे हम बोलते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम, जो ये थ्रू द रिस्पिरेटरी सिस्टम इस ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो सबसे पहले इस रिस्पिरेटरी सिस्टम हम किस में देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं इनसाइड द प्लांट। तो प्लांट में हम ये रिस्पिरेटरी सिस्टम को चेक कर लेते हैं। एंड रिस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ प्लांट, सबसे पहले नॉट हैविंग द प्रॉपर ऑर्गन। यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स में कोई बहुत प्रॉपर ऑर्गन नहीं होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने के लिए या तो स्टेम के थ्रू होगा और या तो लीफ के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, लीव्स होती हैं, लीव्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। इसी तरीके से स्टेम पे भी कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि इसका एक्सचेंज करती हैं। तो यहाँ पे द लार्ज नंबर ऑफ डेड सेल, ये क्या हो गई, स्टेम के अंदर हमारे पास लेंटिसेल्स नाम की सेल्स होती हैं जिसमें से हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता है। अब इसी तरीके से हम किस में करते हैं, स्टोमेटा के होल्स होते हैं, उसके थ्रू भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अब एनिमल में किस तरीके से होता है, एनिमल्स इन्वॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द, अब यहाँ पे देखते हैं कि एनिमल्स कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं इन एनिमल्स में जिसके थ्रू ये रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं फ्लैट वॉर्म है अगर, तो वो किस में थ्रू करेगा, सिंपल डिफ्यूजन होता है वहां पे। सिंपल डिफ्यूजन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ द एयर के थ्रू वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल और एक्सहेल मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अर्थवॉर्म है अगर, अर्थवॉर्म है तो अर्थवॉर्म किसके थ्रू अपना रिस्पिरेशन करते हैं, इसके पास मॉइस्ड स्किन होती है इसकी पूरी, इसी स्किन के थ्रू ये रिस्पिरेशन को करता है। इंसेक्ट्स में होते हैं, ट्रैकियल सिस्टम होता है, थ्रू द ट्रैकियल सिस्टम दे प्रोसीड देयर रिस्पिरेशन प्रोसेस। इक्वेटिक एनिमल्स में हमें पता है ये गिल्स होते हैं, इनमें थ्रू द गिल्स ये अपना रिस्पिरेशन को कंप्लीट करते हैं। स्पाइडर है तो इसके पास बुक लंग्स होते हैं। अब रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स, तो इनके पास लंग्स होते हैं जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो, तो इनके अंदर लंग्स होता है। थ्रू द लंग्स क्या करते हैं, ये अपने रिस्पिरेशन को कंप्लीट करते हैं। अब अपन ने अभी यहाँ पे देखा कि सपोज अगर एक्वेटिक एनिमल है, तो एक्वेटिक एनिमल में हम टेरेस्ट्रियल हैं, तो टेरेस्ट्रियल में मीन्स मोर अमाउंट में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, तो हमें बड़े आराम से जितना हमें ऑक्सीजन चाहिए उतना हमारे इन्वायरमेंट से हम इनहेल और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कर सकते हैं। बट एक्वेटिक एनिमल के पास तो ऑक्सीजन का सोर्स क्या होता है, एक्वस मीन्स वाटर, और वाटर पे डिजोल्व ऑक्सीजन को दे कैन इनहेल, वो उसको लेते हैं। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर हम एयर पे कंपेयर करें वाटर को, तो वाटर पे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमें वाटर के अंदर कम मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन कम डिजोल्व होगी इनसाइड द वाटर, और एयर पे उसका कंसंट्रेशन हमें मोर अमाउंट में मिलेगा। तो मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि इक्वेटिक एनिमल जो होते हैं लाइक फिश हो गए और भी बहुत सारे इक्वेटिक एनिमल्स हैं, तो उनको ऑक्सीजन की सप्लाई कम अमाउंट में मिलती है बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द वाटर। भाई कंसंट्रेशन ही कम है, ऑक्सीजन में डिजोल्व कितनी है, कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व है, इसीलिए वहां पे कंसंट्रेशन कम है। तो इस कंसंट्रेशन कम होने के कारण इसको फास्ट ब्रीथिंग करनी पड़ती है। वो क्या होगा, इसीलिए हमने देखा कि एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो फास्ट ब्रीथिंग करते हैं। तो ये वाटर को क्या करते हैं, वाटर की सप्लाई ले जा करके किसको देते हैं, ले जाके ब्रीथ फास्टर, क्योंकि ये ब्रीथ फास्ट डिजोल्व ऑक्सीजन इन लो इन वाटर कंपेयर टू एयर। मैंने अभी जैसा बताया आपको कि यहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है इन कंपेरिजन टू द एयर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं द ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन को समझ लेते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर इन ह्यूमन इनहेल ऑफ ऑक्सीजन इज डन थ्रू द नोस्ट्रिल। अब कहाँ से होता है, थ्रू द नोस्ट्रिल। हम क्या करते हैं, इसको इनहेल करते हैं। द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द नोज बेयर द नोस्ट्रिल। अब नोज के एक्सटर्नल पार्ट
अब नोज है, नोज का इंटरनल पार्ट क्या हो गया, नॉस्ट्रिल हो गया। नॉस्ट्रिल से क्या है, ये ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो सबसे पहले द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इन फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर दैट लाइन ऑफ द पैसेज। अब इस पूरे पैसेज पे फाइन हेयर्स मिलते हैं नॉस्ट्रिल पे। ये हेयर का काम क्या होता है, एक चीज तो ये है कि फाइन हेयर्स मिलेंगे, दूसरे यहाँ पे एक हमको म्यूकस मिलेगा। म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस अगर सपोज हमको कोई बैक्टीरिया आ गया इनसाइड द मींस अलोंग विद द ऑक्सीजन, अगर कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया या डस्ट पार्टिकल एंटर कर गए तो ये एयर के थ्रू यहाँ पे ट्रैप कर जाते हैं। और म्यूकस नोज के अंदर एक स्टिकी पार्ट है जो कि मूव करता है, जिसे हम म्यूकस बोलते हैं, उस पे ये ट्रैप हो जाता है। तो देयर आर द थ्री फंक्शंस। इट वार्म द एयर एज इट पासेस ओवर। और इसका काम क्या है, यहाँ पे अब हम देखते हैं कि नेजल चेम्बर का काम क्या है। इस नेजल चेम्बर का वर्क ये होता है कि ऑक्सीजन हमारी किसी भी टेम्परेचर से आ रही है, इसको हम अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे ये क्या करती है, इस ऑक्सीजन को वार्म रखने का काम करती है। एंड एड द मॉइस्चर टू द एयर। अब एयर में क्या होगा, यहाँ पे मॉइस्चर का को ऐड करता है और इन ट्रैप द हार्मफुल पार्टिकल, और हार्मफुल पार्टिकल को ये ट्रैप कर लेता है। हार्मफुल पार्टिकल को ये ट्रैप कर लेता है। इसके बाद अब यहाँ पे हमारे नोज के बाद अब यहाँ पे आती है एक नया स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे मिल रहा है, जिसे हम बोलते हैं दीज एंश्योर द एयर पासेस डज नॉट कोलैप्स। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे अब अपन आगे देखते हैं द एयर, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस लाइन, इसको अब हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट एंड इन टू द लंग्स, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। अब यहाँ पे थ्रोट पे हमारे पास रिंग्स होती हैं, जिन्हें को रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। तो एक तो हो गई हमारी फेरिंग्स। द नेजल चेम्बर्स ओपन एट द बैक इनटू द वाइट कैविटी। ये नेजल चेम्बर जो है यहाँ पे वाइट कैविटी पे ओपन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स बोलते हैं। ओपन एट द back into the white cavity, the pharynx situated at the back of the mouth। हम ये बोल सकते हैं pharynx कहाँ पे मिलेगी, माउथ के बैक पे हमको यहाँ पे मिलेगी। तो बैक ऑफ द माउथ। इट इज कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। अब यहाँ पे हम एक चीज और समझ लेते हैं कि ये जो फेरिंग्स है, इसमें से हमारा फूड और एयर दोनों एक साथ अंदर आते हैं। यहाँ पे एक साथ अंदर आए। अब यहाँ पे अंदर आने के बाद हमने यहाँ पे इसके बाद आने के बाद जब हम फूड लेते हैं, तो फूड लेने के बाद हमको यहाँ पे वोकल कार्ड मिलता है। एक हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं वोकल कार्ड। वोकल कार्ड। तो जब हम फूड लेते हैं तो फूड को अंदर करते हैं, तो ये वोकल कार्ड क्या होता है, बंद होता है, जिससे कि हमारा फूड पाइप के थ्रू दूसरे रास्ते चला जाता है। सपोज हम समटाइम कभी कभी क्या होता है कि ध्यान दिया होगा कि हम खाना खाते समय, जब बात करते समय हमें क्या होता है कि ठसका लग जाता है। तो ये क्या होता है कि जब हमारा वोकल कार्ड प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होता है, तो हमारा थोड़ा सा फूड कहाँ पे चला जाता है, विंड पाइप पे चला जाता है और हमें सफोकेशन फील होता है। वहां पे हमें सफोकेशन फील होता है। इनसाइड द लंग्स। अब यहाँ पे बात आती है कि ये हमने देखा कि ट्रैकिया हमारी अब यहाँ पे डिवाइड होकर के टू पार्ट पे डिवाइड होती है। टू पार्ट पे डिवाइड होने के बाद अब हमारी फेरिंग्स है। द लैरिंग्स ऑफ वॉइस बॉक्स इज अ होलो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द स्टार्ट ऑफ द विंड पाइप। ये मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, वी कैन फील इट विथ योर फिंगर एट द फ्रंट पार्ट ऑफ योर नेक। अब इसकी बात कर रहे हैं जो कि हमको ये फील होती है। अगर हम इसको बाहर से, अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन समझ में हो रहा है, दैट इज द वोकल कार्ड। तो वोकल कार्ड के थ्रू यहाँ पे वाइब्रेशन समझ में आता है। तो यहाँ पे ये जो पाइप है आगे जाके टू पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होती है।
2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद ये किसके अंदर जा रही है, ये लंग्स के अंदर इंटर करती है। लंग्स के अंदर इंटर करने के बाद इनसाइड द लंग्स द पैसेज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब। अब ये जब इंटर कर गई इसके अंदर, इंटर करने के बाद ये स्मॉल टू स्मॉल में अंदर डिवाइड होती है, फाइन पार्ट में डिवाइड होती है। अब डिवाइड होने के बाद फाइनली टर्मिनल एट द बलून लाइक स्ट्रक्चर विच कॉल्ड एल्वेली। यह है एल्वेली, जो कि एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर आ करके ये पार्ट टू पार्ट यहाँ पे चेंज हो जाती है। अब ये एल्वेली में पूरा ब्लड वेसल्स का पूरा जाल फैला हुआ होता है। मींस हमने जो नोज के थ्रू ऑक्सीजन ले ली, थ्रू द ट्रैकिया फेरिंग से होती हुई ये हमारे लंग्स के अंदर इंटर करती है, और लंग्स के अंदर इंटर करते हुए ये फाइन ट्यूब के थ्रू यहाँ पे एल्वेली पे जाएगी, और एल्वेली पे पूरा का पूरा ब्लड वेसल्स का जाल फैला होता है। तो ये ऑक्सीजन को यहाँ पे इनको देगी और बदले में वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले लेगी। तो यहाँ पे वर्क होता है, द एल्वेली प्रोवाइड द सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। द वॉल ऑफ द एल्वेलीज कंटेन द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। अभी जो मैंने आपको बताया कि ये पूरा का पूरा इसके अंदर ब्लड वेसल्स का नेटवर्क जो है इसके अंदर फैला हुआ होता है। इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू ये ऑक्सीजन को दे देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उससे ले करके ब्लड पे उसको फिर से मिक्स कर देती हैं। तो जो ये ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन वर्क करता है और जा करके किसको देता है, लंग्स में सप्लाई करता है, और लंग्स के थ्रू फिर ये जाएगा हार्ट में, और वहां पे इस एक्सचेंज होता रहता है लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स। अब अपन देख लेते हैं, व्हेन वी ब्रीथ वी लिफ्ट आवर रिब्स। अब यहाँ पे जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे रिब्स पे वर्क होता है। मीन जो ये लंग्स होते हैं ये किसके अंदर होते हैं, रिब केस के अंदर। ये जो लंग्स है ये पूरे के पूरे रिब केस के अंदर इस तरीके से कवर होते हैं। रिब केस क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और रिब केस और लंग्स के बीच में एक कैविटी वर्क करती है। सपोज ये हमारा रिब केस हो गया और ये हो गया हमारा ये लंग्स, तो इन दोनों के बीच की कैविटी को हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। यही थोरेसिक कैविटी जब हम एक्सहेल और इनहेल करते हैं तो थोरेसिक कैविटी क्या होती है, बढ़ जाती है और घट जाती है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द गैसेस। The blood brings carbon dioxide from the rest of the body into the lungs and the oxygen to the alveolar air intaken by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसने कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया और ऑक्सीजन को यहाँ पे रिलीज कर दिया। So during the breathing, lungs always keep a residual volume in air, so sufficient time for the exchange of the gases। अब यहाँ पे हमारे lungs को sufficient time मिल जाता है एयर को एक्सचेंज करने के लिए। मैंने अभी बताया कि सेक के थ्रू हमारी ऑक्सीजन इंटर करी, इंटर करने के बाद मान लो ये सेक है और यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे नेटवर्क फैला होता है ब्लड वेसल्स का। तो इस सेक ने क्या किया, ऑक्सीजन की सप्लाई इसको दे दिया और इससे इसने कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, और ये ब्लड वेसल्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के मूव करती हुई आगे बढ़ती हैं। So large elements diffusion along not a sufficient to transport the gases। तो transport the gases वहां पे नोस्ट्रिल के थ्रू जो गैसेस प्रोड्यूस ले रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं होती है हमारे रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे रिस्पिरेटरी पिगमेंट एक होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, जो कि एक इसका मेन प्रोडक्ट क्या होता है, आयरन होता है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन आयरन के से बना हुआ एक कंपाउंड है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड मेनली बाय इन डिसॉल्व फ्रॉम द प्लाज्मा।
प्लाज्मा में डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी क्या है, ऑक्सीजन को इंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी हमारी, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, जो कि हमने ग्लूकोज को ब्रेक किया C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं और एनर्जी बनती है जो कि 36 ATP के फॉर्म पे होती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी नॉस्ट्रिल के थ्रू फिर से बाहर आ जाती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगते हैं और आपको पढ़ने में इसमें मजा आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।